नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 11 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। आज सॉरी डिस्कशन लेट हो गया, किसी ना PWS में फैकल्टी की मैरिज थी तो वहाँ पे जाना पड़ गया इंदौर में, इस वजह से ना थोड़ा लेट हो गया। सुबह ही आया मैं और आते ही सबसे पहले मैंने सोचा डिस्कशन ही करता हूँ। तो कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले देखो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बॉन्डेड लेबर से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट ट्रीटी से संबंधित। और तीसरे नंबर पे जो नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप इस्टेब्लिश हो रही है, जो बजट में प्रोविजन किया गया है, उससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बॉन्डेड लेबर से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक बात बताओ, इस बार ऑस्कर मूवी अवार्ड्स में इंडिया का नॉमिनेशन कौन सी मूवी थी? इंडिया की नॉमिनेशन थी एक मूवी जिसका नाम था होम बाउंड। होम बाउंड मूवी जो थी, इसके डायरेक्टर हैं नीरज घायवान। नीरज जो इसके डायरेक्टर है ना मूवी के, होम बाउंड मूवी के, वो खुद मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। इसलिए देखो इस मूवी में ना जो कास्टलेस मजदूर हैं, यानी कि जो दलित हैं, उनके दर्द को ना बहुत असली करके दिखाया गया है इस मूवी में। इसी वजह से ये मूवी काफी बढ़िया थी और ऑस्कर के लिए नामांकित हुई इंडिया की तरफ से। राइटर बोलते हैं देखो 50 साल पहले मजदूरों के ऊपर अत्याचार से रिलेटेड एक और मूवी आई थी श्याम बेनेगल की। उस मूवी का नाम था अंकुर। उस मूवी का क्या नाम था? अंकुर। उसमें भी सेम यही चीज दिखाई गई थी कि कैसे जो मजदूर हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और कैसे गरीबी उन्हें प्रभावित करती है। यही चीज दिखाई गई थी 50 साल पहले आई मूवी अंकुर में भी। राइटर बोलते हैं देखो 1974 से आज हम 2026 में बैठे हैं, लेकिन देखो क्या बदला। टेक्नोलॉजी बदल गई, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन यार मजदूर की जो हालत है ना वही है। तो उसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताओ, बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है? व्हाट इज बॉन्डेड लेबर? सिंपल शब्दों में बताता हूं। देखो एक मजदूर ने ना अपने एम्प्लॉयर से यानी अपने मालिक से कुछ पैसा ना उधार लिया है, लेकिन अब ना मजदूर वो पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। तो वो मजदूर यानी महेश अपने मालिक को यानी अपने एम्प्लॉयर को कहता है कि मैं काम कर देता हूं। मालिक कहता है ठीक है, तुमने मुझसे लोन लिया, तुम नहीं चुका पा रहे हो, उतने पैसों की तुम मेरे यहां पे मजदूरी करो फ्री में। इसे कहते हैं डेट बॉन्डेज, यानी पैसों के बदले शरीर की मेहनत, और वो भी बिना आजादी के। महेश अगर बॉन्डेड लेबर है तो कहीं जा नहीं सकता, बस मालिक के कहने पे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि महेश ने पास्ट में मालिक से लोन लिया है और इतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है कि वो कभी चुका ही नहीं पाएगा। तो पूरी जिंदगी या फिर बहुत लंबे समय तक उसे मालिक के यहां फ्री में काम करना पड़ता है। ये है बॉन्डेड लेबर। थोड़ा सा ना राइटर इतिहास में हमें लेके जाते हैं। वो कहते हैं देखो 1974 में ये अंकुर मूवी आई थी ना, तो अंकुर मूवी के कुछ ही महीनों बाद इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी लग गई थी तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने ना एक 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया था। और उस 20 पॉइंट प्रोग्राम में जो चौथा पॉइंट था वो था एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर से संबंधित, कि जो बॉन्डेड लेबर है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इंदिरा गांधी ने बिल्कुल उस समय साफ साफ बोला था ये जो प्रैक्टिसेस है ना बॉन्डेड लेबर वाली, ये वैसी प्रैक्टिसेस हैं और इन्हें ना खत्म करना बहुत जरूरी है। तो इंदिरा गांधी ने उस समय अच्छा काम किया था। सारे जो बॉन्डेड लेबर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना उनको रद्द कर दिया था कि भाई ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं रद्द करती हूं। और यहां पे देखो बॉन्डेड लेबर से संबंधित ना कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है। आप बताओ आर्टिकल 23(1) क्या कहता है? आर्टिकल 23(1) कहता है जो ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग है और बेगार है वो प्रोहिबिटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त, और बेगार का मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती यानी फोर्सफुल काम करवाना। तो दोनों प्रैक्टिसेस पे बैन लगा हुआ है संविधान के आर्टिकल 21 सेक्शन 1 में। लेकिन उस समय ना आर्टिकल 23 को इंप्लीमेंट करने के लिए ना कोई कानून नहीं था बढ़िया सा। तो इमरजेंसी के दौरान एक कानून भी इंदिरा गांधी लेके आई 1976 में, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। समझ गए? प्रेसिडेंट के साइन के बाद में 9 फरवरी को ये जो
बॉन्डेड लेबर एबोलिशन वाला एक्ट आया था और 2 दिन पहले ही इस एक्ट को आए 50 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पे ये पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो आप सोच रहे होंगे ना कि गांव में बॉन्डेड लेबर देखने को मिलती है, गलत। इवन आपका शहर बनाने वाले लोग कौन हैं? ईंट भट्टे पे आप बॉन्डेड लेबर देखोगे, शुगर प्लांटेशंस में आप बॉन्डेड लेबर देखोगे, सिल्क की इंडस्ट्री में आप बॉन्डेड लेबर देखोगे, इवन जो ये चाय और कॉफी वाले एस्टेट नहीं होते वहां पे भी आप बॉन्डेड लेबर को देखोगे। ये जो बॉन्डेड लेबर होती है ना, ये ज्यादातर समय देखो अनस्किल्ड, ज्यादातर समय क्या ऑलमोस्ट हमेशा अनस्किल्ड ही होती है, जो हार्वेस्टिंग के दौरान चली जाती है या फिर कई बार प्रोसेसिंग के समय इन्हें यूज में लिया जाता है लेकिन पैसे नहीं दिए जाते। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है, इवन सरकार भी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो ठेके देती है ना, वहां पे भी आप बॉन्डेड लेबर को देखोगे। क्योंकि सरकार कई बार ना ठेके देती है ना, जैसे एलएनटी को ठेका दे दिया 1000 करोड़ का, एलएनटी क्या करेगी, उसका ना 20% खुद रख लेगी और 800 करोड़ का सेम ठेका किसी और को दे देगी। फिर अगली फर्म क्या करेगी, वो भी 20% अपना कट रख लेगी और 640 करोड़ का सेम ठेका किसी और फर्म को दे देगी। इसे बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इवन गवर्नमेंट जिन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है ना, वो भी आगे फर्दर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, वहां पे भी बॉन्डेड लेबर देखने को मिलती है। सोच के देखो, सरकार जिन कामों को करवा रही है वहां पे भी बॉन्डेड लेबर, समझ गए। और बॉन्डेड लेबर में देखो क्या होता है, मजदूर बेचारा अपने घर से दूर हो जाता है, कई बार नई दुनिया, नई लैंग्वेज, उसको वहां पे कैद करके रखा जाता है एक प्रकार से। और इवन देखो आज भी ना, मुझे बल्कि ये कहते हुए दुख होगा, आप में से भी बहुत से लोगों को ना बेगार का मतलब नहीं पता होगा। आपको तो चलो पता होगा, आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो, यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन कॉमन मैन से पूछ के देखिएगा, आर्टिकल 23 उन्हें पढ़वा के देखिएगा, वो बेगार को ना भिखारी समझेंगे। बेगार मतलब बैगर नहीं भाई, बेगार अलग है। बेगार ना एक ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था। अब इसमें क्या हुआ करता था, एक गरीब आदमी को ना लैंडलॉर्ड के लिए ना फ्री में काम करना पड़ता था। और ये जो सिस्टम था ना कि गरीब आदमी लैंडलॉर्ड के लिए फ्री में काम कर रहा है, ये परंपरा दर परंपरा चलता रहता था, जनरेशन बाय जनरेशन। कोई लोन नहीं लिया, बस परंपरा चली आ रही है कि हाँ इस परिवार के लोग इस लैंडलॉर्ड के लिए काम करेंगे, समझ गए। कर्नाटक में भी एक ऐसा ही सिस्टम है जिसका नाम है बिट्टी चक्री। यह आज भी एग्जिस्ट करता है कर्नाटक के रूरल एरियाज में। तो ये क्या है, ये कास्ट बेस्ड एक्सप्लोटेशन है। फिर राइटर बोलते हैं, देखो जुडिशरी वैसे तो कई बार अच्छे अच्छे वर्डिक्ट देती है, लेकिन कई बार ना जुडिशरी का माइंडसेट भी बायस्ड होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ना एक जज हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता, वो ना रिटायर होने वाले थे और रिटायरमेंट से पहले ना 2022 में उन्होंने एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोल दी। उन्होंने बोला कि बॉन्डेड लेबर के सारे जो केस होते हैं ना, वो एक प्रकार से कानून का मिसयूज होते हैं। अब देखो जज ही विक्टिम को क्रिमिनल बता रहे हैं, तो आप बताओ विक्टिम्स को जस्टिस कैसे मिलेगा। फिर इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, देखो वैसे तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आधार लाया गया था ताकि फ्रॉड को रोका जा सके, ताकि जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं जिनका नाम फर्जी शामिल है राशन की लिस्ट में, उनका नाम हटाया जा सके। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इसका असली नुकसान किसे हुआ? इसका असली नुकसान हुआ मजदूरों को। सोचो एक मजदूर जो दिन भर ईंटें उठाता है, उसके हाथ घिस गए भाई, उसके फिंगरप्रिंट मिट गए। अब वो पेमेंट लेने के लिए मशीन पे अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन करेगा तो नहीं स्कैन होंगे, लेकिन खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, उसके अकाउंट में पैसे नहीं आते, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ये दिक्कत है, समझ गए। जो उसने काम किया उसके भी उसको वेजेस नहीं मिल पाते। सिस्टम आया था आधार वाला किस लिए? फ्रॉड को रोकने के लिए, लेकिन ये तो ये बन गया, एक्सक्लूजनरी बन गया कि हाँ भाई कुछ जो मजदूर हैं एक्सक्लूड हो जाते हैं सिस्टम से। टेक्नोलॉजी फायदे के लिए लाई गई थी, काम आसान करने के लिए लाई गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ही हरास कर रही है मजदूरों को। फिर राइटर बोलते हैं, देखो सरकार ने ना हाल ही में क्या किया,
पुराने जो लेबर लॉज थे उनको रिप्लेस कर दिया, और अब किया गया था ये इसलिए ताकि बिजनेस करना आसान हो सके। अब ना लेबर इंस्पेक्टर को भी ना लेबर फैसिलिटेटर बोला जाता है। नया नाम देखो, सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन काम किसका आसान हुआ? बिजनेसमैन लोगों का काम आसान हुआ। एम्प्लॉयर के ऊपर अब स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, अब उनके अंदर क्रिमिनल पनिशमेंट का जो डर है वो खत्म हो गया है, तो एक्सप्लॉयटेशन बल्कि वो ज्यादा करेंगे। समझ गए? और राइटर बोलते हैं देखो, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल का, कि हाँ भाई कोई गलत वोटर इलेक्टोरल रोल में शामिल ना हो। क्या भाई आपने इतना जबरदस्त रिवीजन कभी किया है ये जानने के लिए कि हाँ भाई कोई मजदूर जिसको स्कीम का लाभ मिलना चाहिए लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? आप इतना जबरदस्त रिवीजन कर रहे हो इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने के लिए, आप इतना जबरदस्त लिस्ट अपडेट करो ये जानने के लिए कि कौन से मजदूर स्कीम का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अच्छे कामों के लिए तो आप ये कभी करते नहीं हो। और राइटर बोलते हैं देखो, मजदूरों की ना एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसका कोर रीजन जानते हो क्या है? कोर रीजन है उसका, उनको ना ढंग के वेज नहीं मिलते, लिविंग वेज उनको नहीं मिलते हैं। अगर मजदूर को ढंग का पैसा मिले ना तो वो लोन क्यों लेगा? समझ गए? फिर बोलते हैं राइटर कि ना ढंग का पैसा उन तक पहुंचे, लिविंग वेज उनको मिले, कॉन्ट्रैक्टर बीच में ना खा जाए, इसके लिए ना टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। आजकल तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसपे बिटकॉइन आधारित है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो। सरकार कॉन्ट्रैक्टर को ताकि मतलब प्रोसेस ऐसा हो जाए कि सरकार कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे, और ब्लॉकचेन जो है वो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा कि पैसा कहां गया, कॉन्ट्रैक्टर से क्या सब कॉन्ट्रैक्टर पे गया, सब कॉन्ट्रैक्टर पे फिर एक और स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर के पास में गया, फिर मजदूर के पास में आया, कितना गया, सरकार को हर डिटेल पता लगे। समझ गए? ऐसा तो नहीं कि बीच में बिचौलिए सारा पैसा खा जाते हैं। तो 50 साल पहले कानून बना था, बट माइंडसेट देखो आज भी हमें बदलने की आवश्यकता है। अंकुर मूवी 50 साल पहले आई थी, होम बाउंड मूवी 2025 में आई, लेकिन कहानी दोनों मूवीज की सेम है। और मजदूर मतलब एक बढ़िया बात बोली जाती है राइटर के द्वारा कि देखो, मजदूर की जो घिसी हुई उंगलियां हैं ना वो सिस्टम में किसी को नहीं दिखती। ये बढ़िया है, लास्ट लाइन बहुत बढ़िया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लेबर सिस्टम से, बॉन्डेड लेबर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एंड ऑफ स्टार्ट ट्रीटी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 5 फरवरी 2026 ये वो दिन है जब ना न्यूक्लियर कंट्रोल का ना एक पिलर गिर गया। कैसे गिर गया मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा। खाली पेज ले लेते हैं ताकि हम पूरी स्टोरी समझ सकें। देखो 1970s और 80s का दौर था। उस समय क्या हुआ, उस समय ना यूएसए एक तरफ और यूएसएसआर दूसरी तरफ, दोनों के बीच देखो जबरदस्त आर्म रेस चल रही थी। जबरदस्त आर्म रेस। यूएसए कहता मैं एक न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, रशिया बोलता यानी यूएसएसआर उस समय का तुम एक बनाओगे मैं 3 बनाऊंगा, यूएसए फिर बोलता तुम 3 बनाओगे मैं 9 बनाऊंगा। ऐसे ना आर्म रेस चल रही दोनों देशों के बीच में। और 1980s आते आते ना दोनों देशों के बीच में ना, दोनों देशों के पास में ना 10,000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड थे। आप बोलोगे सर ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड का मतलब क्या है? भाई स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड मतलब जो मिसाइल है ना, मिसाइल, ये मान लो मिसाइल है, मिसाइल के ऊपर वेपन लगा हुआ है, मिसाइल तैनात है, एक ऑर्डर पे मिसाइल लॉन्च होगी और वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिरा दिया जाएगा जो भी टारगेट होगा उस पे। समझ रहे हो? स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड का मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मिसाइल रखी हुई है, तैनात है और उसके आगे न्यूक्लियर बॉम्ब भी लोडेड है। यह मतलब था स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड का। और 1980s तक दोनों देशों के पास में 10,000 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड थे। गोदाम में तो पता ही नहीं कितने पड़े होंगे, गोदाम की तो गिनती भी नहीं कर रहे। तो यह दौर था अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन का, जितना इकट्ठा कर सकते हो भाई इकट्ठा कर लो, कोई रोक नहीं है। समझ गए? रेस चल रही थी, बड़े बड़े बॉम्ब टेस्ट हो रहे थे। लेकिन देखो डर यह भी था
इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हम इकट्ठा कर तो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं धरती तबाही हो जाए इनकी वजह से। तो फिर ना 1970s में ना बातचीत भी स्टार्ट हुई थी इन दोनों देशों के बीच में, और एक समझौते को लेके सहमति बनी थी जिसका नाम था सोल्ट। सोल्ट का मतलब समझते हो? सोल्ट का मतलब था कि भाई जो ये आर्म रेस चल रही है ना न्यूक्लियर वेपन्स की दोनों देशों के बीच में, इसके ऊपर कैपिंग लगाई जाए। कैपिंग मतलब भाई बस करो और मत टेस्ट करो न्यूक्लियर वेपन्स, लिमिट लगा दो बस, इससे ऊपर मत जाओ। तो ये थी साल्ट ट्रीटी। लेकिन देखो, चलो कैप तो लगा दो और न्यूक्लियर वेपन्स नहीं टेस्ट करेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो हजारों न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं, गोदाम में पड़े हैं, कुछ मिसाइल पे डिप्लॉयड हैं, उनका क्या? तो फिर ये डिसाइड हुआ इसके बाद में स्टार्ट ट्रीटी में 1991 में एक स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई थी। ये ट्रीटी बहुत बढ़िया थी। 1991 में जो स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई थी ना, इसमें यह डिसाइड हुआ था कि ना अब दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स को ना कम करना स्टार्ट करें, रिड्यूस करना स्टार्ट करें। दोनों ट्रीटीज में फर्क समझिएगा। साल्ट ट्रीटी में तो यह डिसाइड हुआ था कि भाई अब बस करो और मत टेस्ट करो, लेकिन स्टार्ट ट्रीटी में यह डिसाइड हुआ कि टेस्ट तो छोड़ो, जो ऑलरेडी बन गए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करो, थोड़ा लिमिट करो, कम करो, इन्हें रिड्यूस करो, संख्या कम करो। अभी 1000 है आपके पास में तो इसे 500 तक लेके आओ। समझ गए? ये था स्टार्ट ट्रीटी में। ये जो स्टार्ट ट्रीटी थी ना, इस पे देखो नेगोशिएशन तो 1982 में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन नेगोशिएशन चलती रही चलती रही चलती रही। फाइनली देखो 1991 में जाके ये ट्रीटी साइन हुई थी, स्टार्ट ट्रीटी। और क्या था इस ट्रीटी में? जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्ट ट्रीटी में यह था कि अब जो न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं ना इतने ज्यादा, उनकी संख्या को कम करना है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था ना, सोवियत यूनियन 15 टुकड़ों में बंट गया था, तब जाके ये स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई थी। क्या प्रोविजन थे इस ट्रीटी के? देखो 1991 में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी ना, स्टार्ट 1, इसमें कुछ प्रोविजंस थे। प्रोविजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहला प्रोविजन तो ये था, दोनों साइड्स को ना अपने स्ट्रेटेजिक वार हेड ना 6000 तक लेके आने हैं। दोनों देशों को अपने न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वार हेड ना 6000 तक लेके आने हैं। पहले 10,000 से ज्यादा थे। 6000 तक लाने का मतलब यह है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो मिसाइलों से लैस है ना, मिसाइलों के साथ में चिपके हुए हैं, लोड कर रखे हैं, उनकी संख्या को कम करके आप 6000 करो। पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन, इवन जो मिसाइल्स और बॉम्बर्स हैं उनकी संख्या को भी प्रोपोर्शनली कम करो। तो ये रफली देखो न्यूक्लियर वार हेड्स को ना 30% तक कम करने का टारगेट था स्टार्ट ट्रीटी में। बाद में इसको स्टार्ट 1 बोला गया। स्टार्ट 1 इसलिए बोला गया क्योंकि ना ये ट्रीटी बाद में रिन्यू भी हुई 2010 में ना। 2010 में ये ट्रीटी खत्म होने वाली थी, लेकिन उस समय यूएस के राष्ट्रपति थे ओबामा और रशिया के राष्ट्रपति थे दिमित्री देवमेदेव, ऐसे मेदवेदेव, ऐसा कुछ नाम था उनका, अभी भी है मतलब। तो ना उन्होंने सोचा कि यार ट्रीटी तो बढ़िया है, इसको ना रिन्यू कर लेते हैं। तो 2010 में ना न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई फिर, कि यार बढ़िया यार 6000 तक न्यूक्लियर वेपन्स हमने ले आए, हम इसे और कम करेंगे। तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई थी 2010 में। इसका लक्ष्य और एम्बिशियस हो गया कि भैया अब तो 6000 छोड़ो, 1550 तक हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड को लेके आते हैं। और फिर यह भी बोल दिया गया 2010 के इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी में कि वेरीफाई का प्रोविजन भी करेंगे। तुम्हारे वाले लोग हमारे यहां पे आके वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे वाले लोग तुम्हारे वहां पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी की जो लाइफलाइन थी वो 10 सालों तक थी। अब कायदे से तो वैसे 2020 में ये एक्सपायर हो जानी थी, लेकिन देखो 5 और सालों तक ना इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये 5 फरवरी 2026 तक एक्टिव थी, क्योंकि 5 और सालों तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन देखो अब कायदे से अगली जो स्टार्ट ट्रीटी थी वो तो और एम्बिशियस होनी चाहिए थी, लेकिन हो गया उल्टा। अब ये जो ट्रीटी है वो कोलैप्स कर गई है। ट्रीटी को ना तो एक्सटेंड किया गया ना ही रिप्लेस किया गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। आज आप देखो क्या चल रहा है, आज इंपीरियलिज्म वापस आ रहा है। जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का समय था ना, जैसे यूरोप के देश एशिया और अफ्रीका में अलग अलग देशों पे कब्जा कर रहे थे, इंडिया को भी गुलाम बनाया, वैसा ही समय वापस आ रहा है। यूएसए ग्रीनलैंड को हड़पना चाहता है। आज के समय में मर्केंटलिस्ट टैरिफ सिस्टम है,
ट्रेड वार चल रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। भाई हम तो तेरे ऊपर टैरिफ लगा देंगे जैसा यूएस कर रहा है, मेरा फायदा तेरा नुकसान, मैं तो इस रणनीति पे चलूंगा, तू जाए भाड़ में, मैं अपना फायदा देखूंगा। हालांकि देखो ये चीज तो पहले से थी, लेकिन अब बिल्कुल ब्लंट हो गई है ट्रंप जिस प्रकार से कर रहे हैं, समझ गए। तो देखो जब दुनिया में टेरिटरी और ट्रेड की लड़ाई हो तो आप बताओ आर्म्स का कंट्रोल कैसे पॉसिबल होगा? ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। इसलिए आर्म रेस जो है वो फिर से स्टार्ट हो रही है विभिन्न देशों के बीच में। उस समय सिर्फ दो प्लेयर थे, एक यूएसए एक यूएसएसआर। अब तो देखो मल्टीपल प्लेयर्स हैं। आज का जो वर्ल्ड है वो रिलेटिवली ज्यादा मल्टीपोलर है। आज के युग में यूएसए रशिया तो है ही, पावर कम ज्यादा हो गई, यूएस की ज्यादा हो गई, रशिया की कम हो गई, लेकिन आज चाइना भी एक प्लेयर है। चाइना अपने न्यूक्लियर भंडार को बहुत तेजी से भर रहा है, दबादब टेस्ट कर रहा है। पहले देखो चाइना के पास में कम वेपन्स थे, लेकिन अब ऐसे ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि वो नंबर जो है बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। बदले में देखो यूएस ये बोलता है कि भाई हम क्या बेवकूफ हैं, रशिया और हम तो 1550 न्यूक्लियर वार हेड पे अटके हुए हैं और चाइना तेजी से टेस्ट कर रहा है टपाटप टपाटप। तो मतलब हम बेवकूफ थोड़ी ना है, अब हम इस लिमिट को नहीं मानेंगे, हम भी टेस्ट करेंगे। लेकिन देखो इससे होगा क्या? ये जो स्टार्ट ट्रीटी कोलैप्स कर गई है, अब इसके बाद क्या होगा? देखो वैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है 1970 में आई थी, जो ये बोलती है जिनके पास में परमानेंट सीट है ना P5, सिर्फ वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, बाकी नहीं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जैसे देशों ने, इंडिया पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया, इवन इजराइल भी जो मानता नहीं है लेकिन है, ऐसे देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं। तो ये ट्रीटी जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वैसे तो भेदभाव करने वाली है। और बाद में एक सीटीबीटी ट्रीटी भी आई थी, सीटीबीटी ट्रीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक है पाताल में, हवा में, पानी में, हर जगह। लेकिन ये ट्रीटीज अब कोई नहीं मानेगा, कमजोर पड़ जाएंगी। छोटे देश सोचेंगे भाई हम क्यों रुकें, जब बड़े देश बड़ा जल्दी जल्दी टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों रुकें। तो राइटर बोलते हैं कि देखो ये ट्रीटी जो कोलैप्स हुई है ना, आप ना नेगेटिव मत सोचो, एक नई इनिंग भी स्टार्ट हो सकती है। स्टार्ट ट्रीटी एंड हुई है, आप इसे ना एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखो। कैसे अपॉर्चुनिटी? देखो ये है, पहले तो सिर्फ रशिया और यूएसए ये दोनों टर्म सेट करते थे, लेकिन अभी तो मौका है ना भाई, अब तो बाकी प्लेयर्स भी इक्वल टर्म्स पे खेल सकते हैं ना कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करना है, बढ़ाने हैं तो सब बढ़ाएं, घटाने हैं तो सब घटाएं, इक्वल टर्म्स पे अब खेल सकते हैं ना। तो स्टार्ट ट्रीटी जो कोलैप्स हुई है उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी भी है, विभिन्न जो देश हैं अब इक्वल टर्म्स पे फिर से नेगोशिएट कर सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो पिछले 10 सालों में ना इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम तो बहुत एक्सपेंड किया है। आज हमारे पास में ना 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 1100 से ज्यादा, लगभग 4 करोड़ 30 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन में हैं। और ये डेटा कहाँ से आया? ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का डेटा है। लेकिन देखो एक समस्या है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, कॉलेज भर गए, कॉलेज में सीट्स जो हैं वो भर गई, लेकिन क्या कॉलेज से पास आउट बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं? क्या वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए रेडी हैं? इसका आंसर आपको पता है, नो है। तो राइटर ये बोलते हैं आज देखो इंडिया ना एक टर्निंग पॉइंट पर है। अब फोकस जो है वो एक्सेस पे नहीं होना चाहिए, अब फोकस होना चाहिए क्वालिटी पर। हमें सिर्फ ग्रेजुएट नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्किल्ड प्रोफेशनल। इसलिए बजट में एक बड़ा प्रपोजल आया कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स इस्टेब्लिश की जाएंगी। आप पूछोगे सर ये यूनिवर्सिटी टाउनशिप क्या है? यूनिवर्सिटी टाउनशिप क्या है? देखो टाउनशिप का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स या फिर हॉस्टल नहीं होता। आप सोच के देखिए, एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे स्किल सेंटर्स हैं और वहाँ पे रहने की जगह भी है, सारी चीज़ें एक जगह पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोकेशन। ये जो टाउनशिप्स है ना, ये इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास होंगी। आप ना रीजनिंग समझिए, ये जो एजुकेशनल टाउनशिप इस्टेब्लिश की जाएंगी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास में और लॉजिस्टिक
कॉरिडोर के पास में क्यों होंगी? देखो, मेडिकल कॉलेज ना हमेशा हॉस्पिटल के अंदर क्यों होता है, आप बताओ? ताकि स्टूडेंट थ्योरी पढ़े और तुरंत की तुरंत पेशेंट को देखे, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप बताओ? लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास में अगर एजुकेशन की टाउनशिप होगी तो बच्चे थ्योरी पढ़ेंगे और फैक्ट्रीज के अंदर जाके सीखेंगे। जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे टेस्टिंग हो रही है, जहां पे सप्लाई चेन है, वहां पे पास वाली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाएंगे और सीखेंगे। स्टूडेंट क्लास में पढ़ेगा, शाम को फैक्ट्री में सीखेगा। इसे बोलते हैं क्वालिटी एंड रेलेवेंस इंटरवेंशन। मतलब क्वालिटी के लिए सरकार ये यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्टैब्लिश करना चाहती है, ताकि देश में ना पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफी फोकस हुआ है, लेकिन एजुकेशन का रिनोवेशन नहीं हुआ है। अब सरकार वही करना चाहती है। और देखो, इंडिया में ना अक्सर कॉलेज जो होते हैं ना, वो गेटेड आइलैंड्स बन जाते हैं। गेटेड आइलैंड्स मतलब चार दीवारी के अंदर दुनिया चल रही है, बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। ये पुराना मॉडल है। नया मॉडल है शेयर्ड प्लेटफॉर्म बनाओ भाई। मतलब ये जो टाउनशिप बनेगी ना यूनिवर्सिटी वाली, ये क्लस्टर की तरह काम करेगी। इसे हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में ना एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, अर्बनाइजेशन में भी इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, एग्लोमरेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? एग्लोमरेशन इफेक्ट। एग्लोमरेशन इफेक्ट मतलब देखो, जब इंडस्ट्री और एकेडमिया पास आते हैं ना, तो फिर इनोवेशन बढ़ता है। अलग अलग देशों में यही हुआ है। आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए। यूएसए में रिसर्च ट्रायंगल पार्क है, रिसर्च ट्रायंगल पार्क। वहां पे यूनिवर्सिटीज और फर्म एक साथ हैं, तो टैलेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज से इंडस्ट्रीज में बिल्कुल सीमलेस फ्लो करता है। सिंगापुर में भी ऐसा ही है, जर्मनी में भी ऐसा ही है। सिंगापुर में तो स्टार्टअप्स, लैब्स, यूनिवर्सिटीज सब एक जगह पे हैं, एक सिंगल साइट पे हैं। समझ गए? आप पूछोगे सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा? देखो, पॉलिसीज तो ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे देखो, एक कंसेप्ट सरकार लेके आई थी, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ये आपके मार्क्स का एक प्रकार से ना क्रेडिट कार्ड है। ये आपके मार्क्स का एक प्रकार से बैंक अकाउंट बोल लीजिए, क्रेडिट कार्ड बोल लीजिए। मतलब आपने फैक्ट्री में काम किया तो उसके जो मार्क्स हैं वो आपके इस बैंक अकाउंट में जुड़ जाएंगे। तो